हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। आज तुम्हारी एग्रीकल्चर की पहली क्लास है और इस क्लास में अपन एग्रीकल्चर के बारे में 12th एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या सिलेबस होगा और कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर की अपनी प्रायोगिक परीक्षा होगी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हमारा जो सैद्धांतिक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा होगी, जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी वो होगी बेटा 56 नंबर की। कितने नंबर की? 56 नंबर की। और ये 56 नंबर का जो पेपर होगा क्या नाम से 3.25 घंटे का होगा। उसके बाद में 30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा होती है जो 4.25 घंटे की होती है। और उसके बाद में जो 14 नंबर के जो सत्रांक होते हैं वो हमारे विद्यालय के द्वारा जाते हैं। ये सत्रांक आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और क्या नाम से हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इसी के आधार पे और आपके जो पूरे ईयर की परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पे ये नंबर जाते हैं। आज अपन सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। इसके बारे में अपन स्टार्ट करेंगे। सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। सबसे पहले अपन सस्य विज्ञान क्या होता है, अंग्रेजी में इसे एग्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। जो एग्रोनॉमी वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एग्रो प्लस नॉम्स। एग्रो का मतलब होता है बेटा उगाना। क्या होता है? उगाना। और नॉम्स का मतलब होता है प्रबंध करना। क्या होता है? प्रबंध करना। अब उगाएंगे क्या? फसल उगाएंगे। और प्रबंध किसका करेंगे? मृदा एवं जलवायु। इन दोनों चीजों का क्या करेंगे अपन? प्रबंध करेंगे। किसका? मृदा का और जलवायु का, दोनों का क्या करेंगे बेटा? प्रबंध करेंगे। यानी एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रो प्लस नॉम्स। एग्रो का मतलब होता है उगाना और नॉम्स का मतलब क्या होता है? प्रबंध करना। उगाएंगे क्या? फसल। और प्रबंध किसका करेंगे? मृदा एवं जलवायु। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ये होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? सस्य विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान।
विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसका एक तो फसल उत्पादन का और एक मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि सस्य विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, कि कई बार एग्जाम में भी पूछता है। आगे की जो एग्जाम होती है जेट वगैरह के अपन तैयारी करते हैं उसमें पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बताओ? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बताओ? ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है बताओ? ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे डेफिनेशन समझ, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रो प्लस नॉम से, और एग्रो का मतलब उगाना और नॉम्स का मतलब क्या होता है बताओ? प्रबंध करना। इसकी डेफिनेशन बनाई अपने विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। और एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, जिस वर्ड के पीछे नोमी या लॉजी आ जाए, यानी जिस वर्ड के पीछे नोमी या लॉजी आ जाए वो सारे वर्ड ध्यान रखना ग्रीक भाषा के होते हैं। कौन सी भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया एग्रोनॉमी, जैसे एक उदाहरण है पोमोलॉजी, यानी इसके पीछे क्या है? नोमी, और इसके पीछे क्या है? लॉजी। यानी जिस वर्ड के पीछे नोमी या लॉजी आ जाए वो सारे वर्ड कौन सी भाषा के होंगे बताओ? ग्रीक भाषा के होते हैं। और जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ जाए, क्या है बताओ? कल्चर। जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ जाए, जैसे एग्रीकल्चर, वर्मोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, यानी जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ जाए तो ध्यान रखना वो सारे वर्ड कौन सी भाषा के होंगे? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा के होंगे बताओ? लैटिन भाषा के। साथ के साथ उतारते जाना और अच्छी तरीके से नोट्स बना उतार लो बेटा। अब पढ़ेंगे अपन मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। टॉपिक होगा हमारा मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता, ये टॉपिक होगा। मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादन, ये टॉपिक है। अब मृदा उर्वरता किसे कहते हैं और मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? मृदा उर्वरता के बारे में पढ़ेंगे। मृदा उर्वरता में ध्यान रखना 3 शक्तियों का योग होता है। कितनी शक्तियों का योग होता है बेटा? 3 शक्तियों का योग होता है। तो कौन कौन सी शक्ति होती है? एक तो भौतिक, एक होती है रासायनिक और एक होती है जैविक। 3 शक्तियों का योग होता है, यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक। इन तीनों शक्तियों के योग को क्या कहेंगे? मृदा उर्वरता कहेंगे या सोइल फर्टिलिटी कहेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। ये कितनी शक्तियों का योग होता है बेटा? 3 शक्तियों का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब डेफिनेशन बढ़ा देंगे इसकी। मृदा उर्वरता की डेफिनेशन हो गई मृदा की भौतिक, रासायनिक
व जैविक शक्ति के योग को मृदा ऊर्जा कहते हैं। मृदा ऊर्जा कहते हैं, यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को क्या कहते हैं बेटा? मृदा ऊर्जा कहते हैं। आगे डेफिनेशन समझ, ध्यान रखना मृदा ऊर्जा में तीन शक्तियों का, तीन शब्द याद रखने आपको, भौतिक, रासायनिक और जैविक। इन तीनों शक्तियों को अपन जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे बेटा? मृदा ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा ऊर्जा कहते हैं। अब पढ़ेंगे मृदा ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मृदा ऊर्जा को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारक होता है और एक कृत्रिम कारक होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा। अब प्रकृति में कौन सी आएगी? जल भी आता है और वायु भी आती है, यानी इनके द्वारा जो मृदा प्रभावित होती है, उसकी जो फर्टिलिटी प्रभावित होती है, वो क्या होता है? प्राकृतिक कारक। और कृत्रिम कारक वो होते हैं जो हमारे द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कौन से कारक होते हैं बेटा? कृत्रिम कारक होते हैं। अब पहला कारक पढ़ेंगे अपन, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक, ये पहला कारक है। अब प्राकृतिक कारक का जो पहला कारक होगा वो होता है बेटा पैतृक पदार्थ। क्या होता है? पैतृक पदार्थ। पहला कारक है पैतृक पदार्थ। अब पैतृक पदार्थ मृदा की उर्वरा शक्ति को कैसे प्रभावित करेगा, यानी मृदा की उर्वरता को कैसे प्रभावित करेगा? जैसे मान लीजिए पैतृक पदार्थ, पैतृक का मतलब होता है पूर्वज, यानी कहने का मतलब जिस मिट्टी, जिसका निर्माण यानी खराब मटेरियल से हो रहा है, जिस मृदा का निर्माण खराब मटेरियल से हो रहा है, तो उससे बनने वाली मृदा की क्या होगी? उसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम होगी। अब जिस मृदा, मान लीजिए मटेरियल अच्छा है, जिस मृदा का मटेरियल अच्छा है, तो उससे बनने वाली मृदा भी क्या होगी? अच्छी होगी। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में बताऊं, यानी जैसे हमारे माता पिता होंगे, यानी जैसे हमारे माता पिता में गुण है, वैसे किसमें होंगे? संतान में होंगे। किसमें होंगे? संतान में होंगे। यानी कहने का मतलब पैतृक पदार्थ वाला पॉइंट किसको प्रभावित करेगा? मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करेगा। क्या करेगा बेटा? मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करेगा। पहला पॉइंट था प्राकृतिक कारक का बताओ। प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक का पहला पॉइंट था पैतृक पदार्थ। पहला पॉइंट क्या था? पैतृक पदार्थ। लिखो इसके बारे में, मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करेगी बेटा पैतृक पदार्थ, यानी जिसका मटेरियल अच्छा होगा उनसे बनने वाली मृदा भी क्या होगी? अच्छी होगी। और जिस मृदा का मटेरियल, जिस मृदा का निर्माण खराब मटेरियल से हो रहा है, उनसे बनने वाली मृदा भी क्या होगी? खराब होगी। यदि पैतृक पदार्थ में, आगे लिखो, यदि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, तो उनसे निर्मित होने वाली मृदाएं, तो
उनसे निर्मित होने वाली मृदाएं मृदाओं की उर्वरा शक्ति अधिक होगी। यानी कहने का मतलब जिस पदार्थ में, जिस पैतृक पदार्थ में इसकी मात्रा अधिक है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, तो उसमें क्या नाम से उनसे बनने वाली जो मृदाएं होंगी उनकी उर्वरा शक्ति क्या होगी, अधिक होगी। जैसे उदाहरण बताऊं, जैसे अम्लीय आग्नेय चट्टानों के अवशेष से, यानी अम्लीय और आग्नेय चट्टानों के अवशेष से किसका निर्माण होगा बेटा? अम्लीय व आग्नेय चट्टानों के अवशेष से व बालू पत्थर के अवशेष से। व बालू पत्थर के अवशेष से कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा बेटाओ? बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा बेटाओ? बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अवशेष से, क्षारीय व अवसादी चट्टानों के अवशेष से क्षारीय व अवसादी चट्टानों के अवशेष से भारी मृदाओं का निर्माण होता है। अवशेष से भारी मृदाओं का निर्माण होता है, जिनकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, जिनकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। ये हो गया मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक पैतृक पदार्थ। यानी मृदा की उर्वरा शक्ति किस पे निर्भर करेगी बेटाओ? पैतृक पदार्थ पे निर्भर करेगी। यदि क्या नाम से, यदि पैतृक जो पदार्थ है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है तो उनसे बनने वाली मृदाएं भी क्या होगी बेटा? उनकी भी उर्वरा शक्ति अधिक होगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अम्लीय व आग्नेय चट्टानों में बालू पत्थर के अवशेष किसका निर्माण होता है? बलुई मृदा का निर्माण होता है। जबकि क्षारीय एवं अवसादी चट्टानों के अवशेष से भारी मृदाओं का निर्माण होता है, जो क्या नाम से क्या होते हैं? जिनकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, स्थलाकृति। कौन सा? स्थलाकृति। ये तो हो गया पैतृक पदार्थ। दूसरा पॉइंट होगा स्थलाकृति। अब स्थलाकृति मृदा की उर्वरता को कैसे प्रभावित करेगी? स्थलाकृति का मतलब ये होता है ढलान से ताल्लुकात होता है इसका। इससे बेटा ढलान से। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारा कोई खेत है, इस तरीके का कोई खेत है, इस तरीके का कोई खेत है। यदि मान लीजिए अपन ने इस वाले खेत में, कौन से वाले खेत में? इस वाले खेत में अपन ने क्या डाल दिया? गोबर की खाद डाल दी। क्या डाल दिया? गोबर की खाद। यानी कहने का मतलब ये कैसा है? ढलान वाला खेत है। क्या बताऊं? ढलान वाला खेत है। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे बारिश होगी, जैसे ढलान वाले खेत में अपन ने गोबर की खाद डाल दी, जुताई कर दी, सारा काम कर दिया। अब जैसे ही बारिश होगी, बारिश की बूंदें दिखाएंगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पानी गिरेगा तो सीधा कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी जो अपन ने यहाँ गोबर की खाद डाली है वो इस पानी के साथ घुल के, यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो घुल के
निचला गति वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। आया समझ? यानी कहने का मतलब सीधी सी बात यह है, कोई ढलान वाला खेत है और कोई सपाट खेत है। ढलान वाले खेत में क्या होगा, अपन जो भी चीज डालेंगे, बारिश होगी, बारिश के पानी के साथ वो घुलेंगे, घुल के कहाँ जाएंगे? नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाएंगे, जिससे ऊपर वाले खेत की और से जिसमें अपन ने ढलान वाला खेत है उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बारिश के पानी के साथ सारे पोषक तत्व कहाँ जाएंगे? नीचे वाले खेत में आ जाएंगे, इसलिए उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। इसलिए निचला गति वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। अब इसके बारे में लेते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी जो ढलान वाले क्षेत्रों में, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा क्षरण के कारण, मृदा क्षरण के कारण वहां की मृदाएं, मृदा क्षरण के कारण वहां की मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं, वहां की मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं। सीधी सी बात है, ढलान वाले क्षेत्र में कोई भी, जैसे कि अपन ने मिला दिया, पानी कहाँ आता है? नीचे आता है, तो मृदा के पोषक तत्व कहाँ जाएंगे? नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। तथा नीचे की भागों की मृदाएं, तथा निचले भागों की मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं, अधिक उपजाऊ होती हैं। क्योंकि अब क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि जो ऊपर वाली मृदा है उसके पोषक तत्व कहाँ जाएंगे? नीचे वाले भागों में आ जाते हैं। क्योंकि ऊंचे भागों की मृदाओं, क्योंकि ऊंचे भागों की मृदाओं से पोषक तत्व, यानी ऊंचे वाले भागों की मृदाओं से जो पोषक तत्व नीचे वाले भागों की मृदाओं में, नीचे वाले भागों की मृदाओं में आ जाते हैं। इस प्रकार से निचला गति वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है बेटा? वो मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। आगे दोनों पॉइंट के लिए पहला कौन सा पढ़ा पढ़ने? पैतृक पदार्थ पढ़ा, और दूसरा कौन सा पढ़ा? स्थलाकृत। अब पढ़ेंगे तीसरा बेटा मृदा आयन। क्या पढ़ेंगे? मृदा आयन। क्या पढ़ेंगे? मृदा आयन। अरे जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो काम करने की क्षमता होती है उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उसी प्रकार से यदि अपन जिस मृदा में या जिस खेत में लगातार फसल, एक ही फसल को उगा रहे हैं, तो वो मृदा भी क्या हो जाती है? उसकी उपजाऊपणता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मान लीजिए ये हमारे को प्लॉट है, इस तरह का कोई खेत है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन? लगातार क्या हो रहे हैं? बाजरा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बाजरा हो रहे हैं। अब बाजरे की जड़ें कैसी होती है बेटा? जकड़ा जड़ होती है। कौन सी जड़ें होती है? जकड़ा जड़ें होती है। अब जकड़ा जड़ें क्या मृदा की ऊपरी सतह से, यानी वही 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई के बीच में रहती है। इतनी रहती है ना, 5 से 6 सेंटीमीटर। अब ये 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई से क्या करते रहते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण करते रहते हैं, जिससे इस वाले क्षेत्र में किसकी कमी आ जाती है?
पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मृदा की वैसे वैसे उसकी उर्वरा शक्ति में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए मृदा आयु वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। लिख लो इसके बारे में, मृदा आयु के साथ साथ, मृदा आयु के साथ साथ, मृदा आयु के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति भी, मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मृदा की वैसे वैसे उसकी क्या हो जाती है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। पुरानी मृदाओं में लगातार, यानी पुरानी मृदाओं में या तो लगातार अपने एक फसल बोएंगे या फिर क्या नाम से क्या होगा, पुरानी मृदाओं में लगातार फसलों को उगाने से, पुरानी मृदाओं में लगातार फसलों को उगाने से, फसलों को उगाने से वह मृदा क्षरण के कारण, वह मृदा क्षरण के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इस प्रकार मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी तुलना में नवनिर्मित मृदाओं की मृदा क्षरण के कारण उनकी उर्वरा शक्ति, मृदा क्षरण के कारण उनकी उर्वरा शक्ति नवनिर्मित मृदाओं की तुलना में, इसकी तुलना में नवनिर्मित मृदाओं की तुलना में नवनिर्मित मृदाओं की तुलना में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार से मृदा आयु वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा जलवायु। कौन सा पढ़ेंगे, जलवायु। अब जलवायु मृदा की उर्वरा शक्ति को कैसे प्रभावित करेगी, जलवायु नाम से पता चल रहा है, जल और वायु, यानी जलवायु में दो चीजों का समावेश होता है बेटा, जल का और वायु का। किस किस का समावेश होता है, जल का और वायु का। चौथा पॉइंट जलवायु। अब ये मृदा की उर्वरा शक्ति को कैसे प्रभावित करेगा, पहले समझ लो फिर बात करेंगे। इसमें दो चीजों का समावेश होता है, जल प्लस वायु, दो चीजों का समावेश है। दोनों चीजों के समावेश से किसका निर्माण हुआ है, जलवायु का निर्माण हुआ है। अब इसमें जल भी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है बेटा, वायु भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई खेत है, इसमें भयंकर बारिश हो जाती है, क्या हो जाती है, भयंकर बारिश हो जाती है, जिसके कारण पानी कहां जाएगा, अगर खेत में ढलान जरूर होता है तो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ की मिट्टी कट के कहां चली जाएगी, दूसरे स्थान पे चली जाएगी। और मान लीजिए मिट्टी एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पे चली गई तो स्वाभाविक सी बात है उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, जहां जिस खेत की मिट्टी कट गई तो सीधी सी बात है मिट्टी के साथ साथ क्या बह गए, पोषक तत्व बह गए, और पोषक तत्व बह गए जिससे क्या हो गई, मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो गई। अब दूसरा खेत मान लो अपन ने जोत लगा दी, थोड़ी देर में समझ लो कि हमारा खेत सूखा पड़ा है, सूखा पड़ा है तो जैसे हमारी तेज हवा आंधी वगैरह चलेगी तो क्या होगा, इस वायु के प्रकोप से, यानी इस वायु के प्रकोप से इस
जिस खेत की जो मृदा है वो एक स्थान से उठकर कहाँ चली जाएगी, दूसरे स्थान पे चली जाएगी, जिससे क्या होगा, मृदा तो जा ही रही है, उसके साथ क्या जाएंगे, पोषक तत्व भी जाएंगे। इसलिए वायु के द्वारा भी क्या होती है, मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है बेटा, मृदा की उर्वरता शक्ति को प्रभावित करता है। अब लिखो इसके बारे में। देखो बेटा इसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किसके द्वारा, अपचालन की क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, अपचालन की क्रिया के द्वारा। अब आप लोग कुछ अपचालन क्या होता है, अपचालन समझ लो बेटे, अपचालन की क्रिया होती है। अपचालन क्या होता है, जैसे ये मान लिया हमारा खेत है, ये खेत है, अब इसमें क्या होगा, जोरदार बारिश होगी, क्या हो गई, बारिश। अब जैसे ही बारिश होगी तो पानी कहाँ आएगा, मृदा की सतह पे आएगा। अब मृदा की सतह पे भी क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, उस जल के अंदर घुल जाते हैं, और घुलने के बाद कहाँ चले जाते हैं, जो प्लांट्स होता है उसके जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाते हैं। यदि जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाएंगे तो मृदा की ऊपरी सतह पे किसकी कमी आ जाएगी, पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी तो हमारी क्या प्रभावित हो जाएगी, मृदा की उर्वरता शक्ति प्रभावित हो जाएगी। ये होती है बेटा अपचालन की क्रिया। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपचालन की क्रिया के द्वारा, अपचालन की क्रिया के द्वारा पोषक तत्व जल के साथ घुलकर जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाते हैं। जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब यही है कि भयंकर बारिश हो गई, भयंकर बारिश होने के कारण पानी कहाँ भरेगा, मृदा की ऊपरी सतह पे भरेगा। मृदा की ऊपरी सतह पे भरेगा तो मृदा की ऊपरी सतह पे क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो किस में घुलेंगे, जल में घुलेंगे, और जल में घुलने के बाद कौन सी क्रिया होगी बेटाओ, अपक्षालन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, अपक्षालन की क्रिया होगी। और अपक्षालन की क्रिया के द्वारा ये पोषक तत्व कहाँ चले जाएंगे, जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अधिक तेज वायु के कारण, अधिक तेज वायु के कारण, अधिक तेज वायु के कारण, वायु के कारण मृदा क्षरण होता है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार से जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा लाल, मृदा प्रोफाइल। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे मृदा प्रोफाइल।
प्राकृतिक कारक का पांचवा पॉइंट है मृदा प्रोफाइल। अब मृदा प्रोफाइल होता क्या है? मृदा प्रोफाइल में क्या होता है कि जो गहरी मृदा होती है, जो गहरी मृदा होती है वो उथली मृदा की अपेक्षा क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्तर बोलते हैं। अब मृदा के अंदर संस्तर पाए जाते हैं इस प्रकार से, बहुत सारी परतें पाई जाती है, O, A, B और C। इस प्रकार से संस्तर पाए जाते हैं, O, A, B, C। वो संस्तर को क्या कहते हैं? कार्बनिक संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बनिक संस्तर। और ये संस्तर को क्या बोलते हैं? एलुवियल संस्तर। क्या कहते हैं? एलुवियल संस्तर। और इसको बी संस्तर को कहते हैं इलुवियल संस्तर। और जो चौथा संस्तर होता है वो होता है अधोमृदा संस्तर। ये चार प्रकार के क्या होते हैं? मृदा के अंदर संस्तर पाए जाते हैं। जो ओ संस्तर होता है यानी जो ओ प्रोफाइल होती है वो कहाँ पाई जाती है? वनों वाली मृदा में पाई जाती है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वनों वाली मृदाओं में किस प्रकार का संस्तर पाया जाता है? ध्यान रखना, ओ संस्तर पाया जाता है और इसका नाम होता है कार्बनिक संस्तर। क्या होता है बेटा? वो कार्बनिक संस्तर। यानी ये संस्तर कहाँ पाया जाता है? वो संस्तर ज्यादातर वनों वाली मृदाओं में पाया जाता है। ध्यान रखना, कहाँ पाया जाता है? वनों वाली मृदाओं में। कहाँ पाया जाता है बेटा? ये वनों वाली मृदाओं में वो संस्तर पाया जाता है। ए संस्तर, एलुवियल संस्तर। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो अपन खेती करते हैं वो कौन से संस्तर पे करते हैं, तो ध्यान रखना सबसे ऊंचा संस्तर तो कौन सा होता है? वो संस्तर होता है। लेकिन वो संस्तर पे अपन खेती नहीं करते, क्योंकि वो संस्तर कहाँ पाया जाता है? ये वनों वाली मृदाओं में पाया जाता है। जबकि जो अपन खेती करेंगे वो कौन से संस्तर पे करेंगे? ए संस्तर यानी एलुवियल संस्तर पे करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खेती कौन से संस्तर पे की जाती है? ए संस्तर। और वनों वाली मृदाओं में कौन सा संस्तर पाया जाता है? ध्यान रखना, ओ संस्तर पाया जाता है। यानी चार संस्तर हो गए, O, A, B और C। चार प्रकार के संस्तर हो गए। O संस्तर को कार्बनिक संस्तर, A को एलुवियल संस्तर और B को इलुवियल संस्तर और C को क्या बोलते हैं बेटा? अधोमृदा संस्तर कहते हैं। अब इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा कि प्रोफाइल कैसे प्रभावित करती है। क्योंकि इस संस्तर में क्या होते हैं? पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए ज्यादा उपजाऊ होती है। फिर बी में चले जाएंगे तो पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी। यदि सी में चले जाएंगे तो पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? न के बराबर होती है। इस प्रकार से मृदा प्रोफाइल में किसको प्रभावित करती है बेटा? मृदा की ऊर्जा शक्ति को प्रभावित करती है। अब प्रोफाइल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिखो इसमें गहरी मृदा उथली मृदाओं की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ होती है। यानी जो गहरी मृदा होगी वो उथली मृदाओं की अपेक्षा क्या होगी बेटा? उपजाऊ होती है। गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें, गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें, गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर, अधिक गहराई तक जाकर पोषक तत्वों को, अधिक गहराई तक जाकर पोषक तत्वों को, अधिक गहराई तक जाकर पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती
तथा उनकी जड़ें अच्छी प्रकार से फैल जाती हैं तथा उनकी जड़ें अच्छी प्रकार से फैल जाती हैं और पर्याप्त मात्रा में जल को भी ग्रहण करती रहती है। ये हो गया मृदा प्रोफाइल वाला पॉइंट। यानी जो गहरी मृदा होगी उथली मृदाओं की अपेक्षा क्या होगी बेटा, अधिक जो होगी गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें होती हैं वो क्या जाती हैं, अधिक गहराई से पोषक तत्वों ग्रहण कर लेती हैं तथा उनकी जड़ें अच्छी प्रकार से फैल जाती हैं और पोषक तत्वों के साथ साथ वो क्या करती हैं, पर्याप्त मात्रा में जल को भी क्या करती हैं, ग्रहण करती रहती हैं। अब छठा पॉइंट होगा मृदा की भौतिक दशा। छठा पॉइंट क्या होगा बेटा, मृदा की भौतिक दशा। छठा पॉइंट है मृदा की भौतिक दशा। अब मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसके अंदर जो हमारा प्लांट्स होता है, जो पौधे होते हैं वो अच्छी तरीके से बढ़वार कर सके और क्या नाम से वायु संचार हो, पर्याप्त मात्रा में जल संचार हो, इस प्रकार की क्या होनी चाहिए, भौतिक दशा होनी चाहिए। इसके बारे में मृदा की भौतिक दशा अच्छी होनी चाहिए जिससे जिससे पौधे अच्छी बढ़वार कर सके व पर्याप्त मात्रा में जल एवं पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में जल एवं पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके, ग्रहण कर सके। यानी इस प्रकार की भौतिक दशा होनी चाहिए कि क्या नाम से उसकी वो पौधे अच्छी प्रकार से बढ़वार कर सके और पर्याप्त मात्रा में जल व पोषक तत्वों को क्या कर सके, ग्रहण कर सके और जल तथा वायु संचार भी, जल तथा वायु संचार भी अच्छी प्रकार से हो सके। अब सातवां पॉइंट पढ़ेंगे अपन मृदा अपरदन। 2 पॉइंट और बचे, इन पॉइंटों के बारे में अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे।